स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही शानदार और बहुत ही वैज्ञानिक तरीक़ों से अध्ययन करेंगे ताकि रेलवे में अगर कठिन से कठिन सवाल भी पूछे गए तब भी आप उन सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रश्नों की प्रकृति में अगर बदलाव भी होता है तब भी आप उन सवालों को करने में सक्षम होंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग फैक्ट्स के हिसाब से तो देखेंगे ही, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेंगे। इसलिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कोई भी सवाल आपके परीक्षा और पेपर में पूछे गए, आप उन सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर हम आज से 2000 साल पहले जाते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर एक मानव सभ्यता का विकास हुआ था, एक मानव समाज का विकास हुआ था और इस सभ्यता का मैक्सिमम क्षेत्रफल भारत में था। इसका कुछ क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर था। तो आज से 2000 साल पहले भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर एक समाज निवास करती थी, एक मानव का एक समाज था, मानव का एक सभ्यता था, मानव का सिविलाइजेशन था और इस मानव सभ्यता का अपना एक राजनीतिक स्थिति था, उनका एक सामाजिक स्थिति था, उनका आर्थिक स्थिति था। इस समाज के लोग व्यापार भी करते थे। व्यापारिक दृष्टि से यह सभ्यता काफ़ी मजबूत था और इस सभ्यता का अगर समाज को देखें तो समाज के अध्ययन करने के बाद हम यह पता लगाते हैं कि ये समाज जो है वो बिल्कुल नगरीय सभ्यता पर आधारित था। इनका नगर नियोजन काफ़ी डेवलप और काफ़ी विकसित अवस्था से था, क्योंकि अगर हम इनकी सड़कों पर अध्ययन करें, अगर हम इनके घरों को देखें, अगर हम इनके नालों को देखें तो पता चलता है कि ये सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। आज उन्हीं सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं और जिनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो 2000 साल पहले भारत के क्षेत्रों पर एक समाज, एक सभ्यता थी जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। लेकिन इसी समय जब ये सभ्यता पनप रही थी, जब ये सभ्यता चल रही थी, तो उसी के पैरेलल पे, उसी के समानांतर विश्व में और भी मानव सभ्यता निवास कर रहे थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के समय ये तो भारतीय क्षेत्रों पर सभ्यता चल रही थी, मानव सभ्यता थी, और इसी के समानांतर अगर हम बात करें तो इराक के क्षेत्रों पर दजला और फराद नदियों पर एक और सभ्यता का विकास हुआ था इसी के समानांतर, और इस सभ्यता का नाम था सुमेरियन सभ्यता। इसके अलावा मिस्र के क्षेत्रों पर नील नदी के किनारे एक और सभ्यता पनप रही थी जिस सभ्यता का नाम था मिस्र की सभ्यता। अगर हम भारत के क्षेत्रों पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, अगर हम इसके बारे में अध्ययन करें तो इसका नामकरण अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग किया गया है। हम इस सभ्यता के बारे में बात करें तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी, और इसी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो 1947 तक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों का जब उत्खनन किया गया, खुदाई किया गया, तो जितने भी नगर पाए गए, जितने भी स्थल, जितने भी केंद्र, सिटी पाए गए, वो मैक्सिमम स्थल, मैक्सिमम जो नगर थे वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे। इसलिए इस सभ्यता का नाम इतिहासकारों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। और इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस मानव सभ्यता की खुदाई की गई, इस मानव सभ्यता का जब उत्खनन किया गया तो पहला जो स्थल था जिसकी खुदाई की गई उसका नाम था हड़प्पा। चूँकि इस सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा नामक स्थान का पहला खुदाई किया गया, इसलिए पहले स्थल के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। अगर हम सरस्वती सभ्यता की बात करें तो हम जानते हैं कि 1947 तक इस सभ्यता के अंतर्गत
40 से 50 केंद्रों का ही उत्खनन हो पाया था, लेकिन आज़ादी के बाद इसका व्यापक उत्खनन किया गया, व्यापक स्तर पर खुदाई की गई। और जब व्यापक स्तर पर खुदाई की गई तो वर्तमान में आज इस सभ्यता के अंतर्गत 1400 नगरों की खोज की जा चुकी है, 1400 स्थलों की खोज की जा चुकी है। और आज के सापेक्ष में अगर हम देखें तो 80% जो स्थल है, यानी कि 1100 जो नगर है, वो नगर सरस्वती नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास में था। इसलिए हम इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इस सभ्यता को देखें कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहली बार इसी सभ्यता के लोगों के द्वारा पहली बार कांसा धातु का उपयोग किया गया था। इसी मानव सभ्यता के द्वारा, इसी सभ्यता के लोगों के द्वारा पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। इसलिए हम इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर हम इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं, तो इस सभ्यता के अंतर्गत पहली बार नगरों का डेवलपमेंट किया गया, पहली बार नगर नियोजन पाया गया। अगर इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो मानव निवास करते थे वो गांवों के रूप में था, छोटे छोटे गांव कबीलों के रूप में था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का अगर समाज को देखा जाए, उनके घरों को देखा जाए, तो वो बिल्कुल नगर सभ्यता थी और पहली बार इन क्षेत्रों पर नगर का विकास हुआ था। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि भारतीय में जो भारत के क्षेत्रों पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, उसके समानांतर सुमेरियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता भी पनप रही थी। हम जानते हैं कि इन तीनों सभ्यता का आपस में व्यापारिक संबंध थे, यानी भारत के क्षेत्रों पर जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे व्यापार करने के लिए सुमेरियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता भी जाते थे, क्योंकि इन तीनों का मोहर अलग अलग क्षेत्रों पर पाया गया है। उदाहरण के लिए सुमेरियन सभ्यता का जो व्यापारिक मोहर था वो भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों पर पाया गया, और हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापारिक मोहर थे वह इन क्षेत्रों पर पाया गया। तो इसलिए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन तीनों सभ्यता का आपस में व्यापारिक संबंध था। लेकिन अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का यह सभ्यता व्यापारिक दृष्टि से इन सभ्यताओं से काफ़ी मजबूत था, यानी व्यापार पूरे तरीका से भारत के ही पक्ष में था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पक्ष में ही था। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल पर अध्ययन करें तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा था। अगर सुमेरियन सभ्यता और मिस्र सभ्यता से तुलना करें तो अगर सुमेरियन सभ्यता और मिस्र सभ्यता के क्षेत्रफल को अगर हम मिला दें तो मिलाने के बाद इसका 20 गुना क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास पर थोड़ा चर्चा करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे की गई, तो सबसे पहले याद रखिएगा 1826 में चार्ल्स मेसन, याद रखिएगा चार्ल्स मेसन पहला अंग्रेज था, पहला व्यक्ति था जिसने हड़प्पा के टीलों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया। हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला पहला व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में। लेकिन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने जब हड़प्पा के क्षेत्रों पर जब इन्होंने ईंटों के ढेर को देखा तो ये समझ नहीं पाए, इन्हें लगा कोई घर की ईंटें होगी। ये समझ नहीं पाए कि इन ईंटों के नीचे, इन जमीन के नीचे बहुत ही बड़े क्षेत्रफल पर मानव का विकास दब चुका है, मानव सभ्यता दब चुकी है। ये समझ नहीं पाए कि जिन जगह पर ये खड़े हैं उसके नीचे कहीं ना कहीं 2000 साल पहले एक बहुत ही विस्तृत और व्यापक स्तर पर मानव सभ्यता निवास कर रही थी। इन्हें लगा कि कोई ईंटें होगी, इसलिए इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, उन क्षेत्रों पर खुदाई नहीं की। उसके बाद हम जानते हैं कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहते हैं और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था और 1853 से लेकर 1856 के बीच कराची से लेकर लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था।
1853 से 56 के बीच लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो पत्थरों की कमी हो गई। जब पत्थरों की कमी हुई तो दो भाई थे, दो अंग्रेज, जिसका नाम था विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन, जो रेलवे लाइन के बिछाने के क्रम में है ना सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे थे, जिनका नाम था विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन। इन्होंने क्या किया, जो टीले उठे हुए थे उन टीलों से ईंटों को उठाया, ईंटों को निकाला और उन ईंटों का इस्तेमाल कराची से लाहौर के बीच में बिछाए जाने वाले जो रेल लाइन थे उन पर इन ईंटों का प्रयोग किया। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हड़प्पा के टीलों के ईंटों का उपयोग पहली बार किस अंग्रेज के द्वारा किया गया, तो आंसर होगा विलियम ब्रांटन और जॉन ब्रांटन। लेकिन जब ईंटें निकाली जा रही थी ना, कुछ पुराने अवशेष पुरातात्विक वस्तुएं भी निकली, लेकिन उस समय सारे अंग्रेजी सरकार का सारा ध्यान जो था वो रेलवे लाइन बिछाने पर था। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इस समय भी 1853-56 के समय भी इन्होंने खुदाई नहीं किया, इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यानी यह दूसरा मौका भी था 1853 में इस सभ्यता के बारे में हम जान पाए, लेकिन यहाँ पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया। और उसके बाद 1861 ईस्वी में भारत की जो पुरानी वस्तुएं थी, भारत की जो प्राचीन वस्तुएं थी, जिसको हम पुरातात्विक वस्तुएं कहते हैं, तो भारत के पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण के लिए, उसके देखभाल के लिए, उसके बचाव के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, आप कहेंगे 1861 ईस्वी में। जब भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना 1861 में किया गया तो इस विभाग का महानिदेशक अंग्रेजी सरकार के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया, इसलिए हम अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं। आपसे अगर सवाल पूछे, कई बार पूछा भी गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं, आप कहेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन टीलों का सर्वेक्षण कराया, हड़प्पा के क्षेत्रों पर लोगों को भेजा, अपने अधिकारियों को भेजा और कहा कि ये टीले क्यों उठे हुए हैं, उन पर आप जांच कीजिए, आप खुदाई कीजिए। लेकिन उस व्यापक स्तर पर कनिंघम के द्वारा खुदाई नहीं किया गया। इस खुदाई में, थोड़ी बहुत खुदाई में कुछ चीज़ें मिली, लेकिन इन चीज़ों पर अध्ययन करके यह नहीं समझा जा सका था कि इस क्षेत्र के नीचे बहुत ही बड़े सभ्यता का विकास हुआ है। अभी भी लोग नहीं समझ पाए थे कि इस क्षेत्र के नीचे, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के नीचे एक बहुत ही व्यापक स्तर पर एक मानव सभ्यता 2000 साल पहले निवास करती थी। लेकिन 1902 ईस्वी में गवर्नर जनरल बदल चुके थे। 1902 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, वही कर्जन जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था 1905 ईस्वी में, है ना। तो 1902 में आए भारत के गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को, किसको, जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बना दिया। अगर आपसे पूछा जाए 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, आप कहेंगे जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में फिर से खुदाई प्रारंभ की गई और इस खुदाई करने पे जो हेड बनाया गया वो दयाराम साहनी को बनाया गया। जो ग्रुप भेजा गया उस ग्रुप के हेड कौन थे, दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी के नेतृत्व पर हड़प्पा के क्षेत्रों का व्यापक स्तर पर खुदाई किया गया, व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया। और जब इन क्षेत्रों पर व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया, हड़प्पा पाकिस्तान के क्षेत्र पर, तो पाकिस्तान के हड़प्पा क्षेत्रों पर जब व्यापक स्तर पर दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई की गई तो इस खुदाई में बहुत सारी पुरातात्विक साक्ष्य मिले, बहुत सारे पुराने अवशेष मिले जो यह सत्यापित कर दिए
कि कहीं न कहीं 2000 साल पहले कहीं न कहीं इन क्षेत्रों पर मानव का एक समाज था, मानव का एक सभ्यता था। इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो पहला नगर है हड़प्पा, इस हड़प्पा की खोज किसने की, तो हम कहेंगे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया। और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा कब, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पहला नगर, पहला शहर, पहला केंद्र या फिर पहला स्थल हड़प्पा की खोज की और बताया कि हड़प्पा यह एक ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर कहीं न कहीं 2000 साल पहले मानव निवास करते थे। मानव का अपना एक समाज था, अपना एक समाज था, अपना एक राजनीति था, अपना एक अर्थव्यवस्था था, अपना एक व्यापार था। तो दयाराम साहनी को ही हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता या फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को दिया जाता है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हम और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। हम जानते हैं कि जब 1947 तक यानी 1921 में खुदाई शुरू हुआ, 1921 से 1947 तक ज़्यादा उत्खनन नहीं किया गया, इन क्षेत्रों पर ज़्यादा खुदाई नहीं की गई। 40 से 50 हड़प्पा जैसे जैसे 40 से 50 नगर खोजे गए। 1947 तक सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत 40 केंद्रों का पता लगाया जा चुका था, 40 नगरों का पता लगाया जा चुका था। और हम जानते हैं कि जब 40 नगर मिले तो इतिहासकारों को लगा, लोगों को लगा, अंग्रेजों को लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल सीमित क्षेत्रफल है, क्योंकि उन्हें लगा कि ये 40 से 50 स्थल जो खोजे गए हैं वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों पर ही है, तो ये सीमित क्षेत्रों पर है। लेकिन जैसे 1947 के बाद व्यापक स्तर पर खुदाई की गई, व्यापक और बड़े पैमाने पर जब खुदाई किया गया, उत्खनन किया गया, तो आज वर्तमान में 1400 से भी अधिक स्थल है। तब पता चला कि ये सभ्यता का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह सभ्यता 3 देशों में विस्तृत है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत में, उसके बाद पाकिस्तान में इस सभ्यता का क्षेत्र है, और इस सभ्यता का क्षेत्रफल हम देखें तो अफगानिस्तान में है। तो याद रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस देश में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष केंद्र नहीं मिले हैं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 3 देशों में है। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में 3 देशों पर विस्तृत है। हम जानते हैं कि अभी तक वर्तमान तक 1400 से भी अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, और 1400 में 80% जो स्थल है, 1100 जो स्थल है वो सरस्वती नदी के आसपास में पाया गया है। हम जानते हैं कि वर्तमान में 1400 स्थल पाए गए हैं, और इन 1400 स्थल में सबसे ज़्यादा स्थल भारत में है। भारत में याद रखिएगा 1400 नगरों में से 925 नगर या फिर 925 केंद्र, 925 स्थल भारत में पाए गए हैं, और 475 स्थल जो है वो पाकिस्तान में पाए गए हैं, और 2 स्थल की अगर हम बात करें तो ये अफगानिस्तान में पाए गए हैं। अगर हम बात करें राज्यों के हिसाब से कि किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक नगर पाए गए हैं, तो आंसर होगा गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक नगर प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा केंद्र, सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में हम जानते हैं कि ऐसे छोटे छोटे लगभग अभी वर्तमान में 1400 स्थल है, 1400 नगरों की खोज की जा चुकी है। और वर्तमान इसका क्षेत्रफल देखें तो अभी वर्तमान सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो हमें पता चलता है कि यह क्षेत्रफल जो है वो 20 लाख किलोमीटर है ना स्क्वायर के क्षेत्रों पर यह विस्तृत था। 2000 साल पहले ये 20 लाख किलोमीटर के क्षेत्रों पर विस्तृत था। लेकिन हम जानते हैं कि 1947 तक 40 से 50 केंद्र ही हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत खोजे गए। तो इस समय लगभग इसका जो क्षेत्रफल था वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। बाद में जब व्यापक तरीके से उत्खनन किया गया तो 1400 स्थल, वर्तमान में 1400 से भी अधिक स्थल जो है आज पाए गए। और आज वर्तमान में देखें तो हम जानते हैं कि 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा इस सभ्यता का क्या था, क्षेत्रफल था।
अगर हम इस क्षेत्रफल के अंतर्गत सबसे उत्तरी नगर को देखें, इस क्षेत्रफल के अंतर्गत या फिर इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा है। और मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। हमने बताया इस प्रकार से कितने 1400 नगर खोजे गए हैं, 1400 स्थल खोजे गए हैं। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर है भारत में? कितने? 925। पाकिस्तान में कितने? 475। तो अगर आपसे पूछे इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे उत्तरी वाला नगर कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु सभ्यता का कौन सा है, तो उस केंद्र का नाम है मांडा। कहाँ पर है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे दक्षिणी वाला केंद्र कौन सा है, सबसे दक्षिणी वाला नगर कौन सा है, तो आप कहेंगे क्या? दाइमाबाद, है ना। और ये दाइमाबाद कहाँ पर है? तो आंसर होगा ये महाराष्ट्र राज्य में है। अगर सबसे पूर्व की बात करें तो पूर्व में याद रखिएगा आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ के क्षेत्रों पर। और अगर हम सबसे पश्चिम की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे पश्चिमी नगर कौन सा है, तो आप कहिएगा सुतका गेंडोर, है ना, सुतका गेंडोर। ये कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मरकाना तट पर स्थित है ना। तो याद रखिएगा उत्तर में ये मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी अगर नगर बात करें तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और सबसे पूर्वी नगर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में। सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर। अगर हम लंबाई को देखें, अगर उत्तर से दक्षिण की ओर हम इसका लंबाई को देखें तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण सिंधु घाटी सभ्यता की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। और अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी लंबाई देखें, यानी सुतका गेंडोर से आलमगीरपुर तक अगर हम इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। और हम अगर इसके जलीय सीमा की बात करें, इसकी सीमा जो समुद्रों से स्पर्श करती है, तो याद रखिएगा इसकी जो जलीय सीमा है वो कितना? 1300 किलोमीटर है ना। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, उसका विस्तार और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में एक समझ हम लोग डेवलप किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि अगला पार्ट आपको जल्द ही मिल सके। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।